नाज़रीन आदाब, हमारी ख़ास पेशकश वकील साहब में मैं हिना ज़ुबैर आप सभी का तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। नाज़रीन, हमारे इस ख़ास पेशकश में आप अपने कानूनी मसलों के हल जान सकते हैं, मशवरे ले सकते हैं और अगर किसी पसुपेश में मुब्तला हैं तो वो भी आप जान सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद से वकील साहब हैं MA के मुक़ीत साहब, जो कि आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और आपको बता दें कि जब आप हमें कॉल करें तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद रखें, वो आप बाद में जो दूसरे हमारे तरीके हैं उस पर सुन सकते हैं। और दूसरी बात कि जो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप अपना सवाल थोड़ा सा मुख्तसर पूछें और जो टू द पॉइंट अगर आप बात करेंगे तो आपकी बात जो है वो वकील साहब तक पहुंच सकती है। वकील साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी इस खास पेशकश में। और चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से हालिया दिनों में हमने देखा कि हैदराबाद में बारिश के बाद जो सूरत हाल रही और ख़ास तौर से ये कहा गया कि जो गैर कानूनी कब्जे जात हुए उसकी वजह से इस तरह की ख़राब सूरत हाल देखने में आई। तो गैर कानूनी कब्जे जात के लिए तो कानून बहुत कुछ कहता है, अमल क्यों नहीं हो पाता? जी, हैदराबाद एक ऐसा शहर है यहाँ पे सबसे पहले, शायद हिंदुस्तान में सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे शुरू किया गया और नालों का जो एक कंस्ट्रक्शन किया गया था। ऐसे ऐसे शहर में इतने इलीगल कंस्ट्रक्शन भी हुए हैं। एक घर जाके दो घर हो गए, दो घर जाके तीन घर है, तकसीमा हो गया और नालों को बहुत सारे लोग बाहर के लोग आए इनको करे। तो जब ऐसी भीड़ आती, पानी की बहुत ज्यादा फोर्स आता है तो एकदम पानी घरों में चले जा रहा, ड्रेनेजेस जाके हो जा रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो। तो स्पेशल कानून बनाया गया है नालों को इंक्रोच नहीं करना, नालों के लिए 10 फीट तक कोई घर नहीं बनाना, ऐसा कानून है। यहाँ पे एक्ट बन गया, ड्रेनेज एक्ट है, कोड है और जो वाटर फ्री फ्लो एक्ट है, पूरी चीजों का है। तो तालाबों के पास, स्पेशली जो तालाबे हैं, टैंक्स हैं, उसके पास FTL फुल टैंक लेवल के पास आप घर नहीं बनाना। अब वो बनाने के लिए और बीसवें अदर लोग एनक्रोच करते गए, कभी पोलिटिशियन का सहारा लिए, कभी कोर्ट का सहारा मिला, कभी कोई लोगों का सहारा मिला। एनक्रोचमेंट बहुत सारे बढ़ गए। ऑलमोस्ट हैदराबाद में तालाबों की हालत इतनी बुरी हो गई, बहुत सारे तालाब हैं तो गवर्नमेंट खुद विड्रा करके पार्कों में कन्वर्ट कर, तो लिहाजा कैचमेंट एरिया पूरे डैमेज किए कर दिए, कैचमेंट एरिया में घरा बना दिए। तो मेरे ख्याल से थोड़ा कानून इसके लिए थोड़ा एक्टिव हो के जितने भी इंक्रोचमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जान का नुकसान होता है। जान तो हम वापस नहीं ला सकते, ना हुकूमत ला सकती, ना कोई कानून ला सकता। जी बिल्कुल, तो आपने सही कहा कि बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा और ख़ास तौर से अब ज़्यादा ध्यान रखना होगा। चलिए अब हम बात करेंगे अपने कॉलर से। हेलो 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 जी सर, अपना नाम बताइए और कहाँ से आप बात कर रहे हैं? ये आसाम से बात कर रहा है। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप अपने सवाल करिए। जी देखिए, हम अच्छा देखिए, एक बीघा लैंड है हमका। देखिए 1 बीघा लैंड है हम लोग का जी। ये 50 साल पहले खरीद किया है जी। 50 साल पहले खरीद किया है जी। लेकिन 3 साइड में अभी वो लोग सेल कर दिया है, ये बिल्डिंग भी उठ गया है जी। लेकिन एक साइड खुला है, उसी साइड में ये 2 बाई 20 एक रास्ता है। लेकिन वो लोग हम लोग को आने जाने में अभी नहीं देता है। बोलता है कि उनको वो जो 2 बाई 20 है ना, उनको 2 लाख रुपया देना होगा, नहीं उनको हमको जगह में जाने नहीं देगा। ये आइन में ऐसा कुछ है क्या हमारी लैंड में जाने के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात जो है वकील साहब तक पहुंच गई है। चलिए वकील साहब से ही इस मसले का हल जानने की कोशिश करते हैं। वकील साहब, आपने सुना कि 50 साल पहले एक ज़मीन उन्होंने ली थी और 3 तरफ से रास्ता बंद है, एक तरफ से खुला है, लेकिन इनको ही वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ ये कर सकते हैं?
क्योंकि रूल अगर इनके डॉक्यूमेंट सही है, इनके पास इनकी प्रॉपर्टी 50 साल पहले खरीदी है तो 100% जेन्युइन प्रॉपर्टी रहती है, क्योंकि पुराने दस्तावेज है। लिहाजा अगर इनको अगर वहां नहीं जाने दे रहे हैं तो इमीडिएटली कोर्ट में जाएं, और ईजमेंटरी राइट्स जो इनके हक होते हैं, जो इनकी जमीन को इस्तेमाल करने का, अगर वहां पे रास्ता भी नहीं रहा तो ये रास्ता क्रिएट करना पड़ता, क्योंकि उनको जमीन इस्तेमाल करने का पूरा हक है। उनकी ईजमेंट राइट के लिए वो मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए दाखिल कर सकते हैं, नहीं हाईकोर्ट के अंदर जाके, और गवर्नमेंट को भी एमआरओ और तहसीलदार जो भी उनके खिलाफ भी अगर रिट पिटीशन दाखिल करके उनके रास्ते की जो भी हो सकता है वो जरूर पूछ सकते हैं, वो रास्ते क्लियर कर सकते हैं, और पुलिस की भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि उनको राइट, उनका हक है, उनका फंडामेंटल राइट है उनकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना। तो लिहाजा वो लॉयर को इमीडिएटली अप्रोच करके जितनी कार्रवाई कर सकते हैं इमीडिएटली उनका जो रास्ता बंद किया गया नहीं आने दे रहे उनके लिए कार्रवाई करके अपना रास्ता करा सकते। जी चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो, सवाल। हेलो, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अपना सवाल करिए। मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ जी। द टाइटल ऑफ दिस मैसेज इज हाउ डज लॉ स्पीक्स, हाउ डज लॉ स्पीक्स। जी आप अपना सवाल करिए। यस हाउ डज लॉ स्पीक्स। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो नाज़रीन, लगातार हम बात कर रहे हैं हमारे कॉलर से, और आपसे दरख्वास्त है कि जब आप हमसे बात करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम आप बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि उससे आपकी बात जो है वो हम तक, वकील साहब तक नहीं पहुंच पाएगी। चलिए फिर से बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना सवाल कर सकते हैं, कहाँ से कॉल किया वो भी बताइए। जी मैंने तेलंगाना से कॉल किया है। जी मेरा सवाल ये है कि प्रेजेंट जो LRS का स्कीम चल रहा है जी जी वो कंपलसरी है क्या अप्लाई करने के लिए, और ये बाद में इसके नुकसान क्या होंगे अगर LRS नहीं कराए तो? जी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। चलिए जी जी पूछे कि मुसलमानों को क्या, ऐसा बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो हर इदारे में अव्वल रहे? जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो चलिए अपने वकील साहब से हम बात करेंगे। वकील साहब, LRS की बात एक बार फिर से आ गई है, और फिर से ये सवाल आया है कि अगर नहीं कराएंगे तो इसके क्या कुछ नुकसानात हो सकते हैं? LRS अगर नहीं कराएंगे तो आपकी जमीन का जो पीस ऑफ लैंड जो है वो रेगुलराइजेशन का अंदर, कोर्ट के अंदर अगर जाते हैं, सामने वाला अगर LRS कराता है आपकी प्लाट को, कोई डिस्प्यूट रेज होता है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपके डायमेंशंस आपके प्रॉपर्टी के गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आ जाते हैं। वो रिकॉर्ड आपको आप बता नहीं सकते, क्योंकि एक गवर्नमेंट के अंदर रिकॉर्ड रहता है, उसके लिए आपको एविडेंशियल वैल्यू, उसकी सपोर्ट मिलती है अगर अदालत में जाते हैं। अगर नहीं जा रहे हैं आप, अगर परमिशन के लिए आप कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन जा रहे हैं तो कंपल्सरी LRS पूछते हैं, पर परमिशन नहीं मिला आपको तो आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत बड़ा, आपकी प्रॉपर्टी आपके पास रहती, आपकी प्रॉपर्टी को कोई ले नहीं सकते, तो रेगुलराइजेशन नहीं हुआ तो परमिशन नहीं मिलेगा, परमिशन नहीं मिलने से आपको और दिक्कत पहुंचेंगी, और दूसरी बात कभी कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो इसके लिए अच्छा सपोर्ट मिलेगा। LRS अगर कराते हैं, आप पैसे भर देते हैं, आपकी जमीन के पेपर तरफ रहते हैं, तो अर्बन एरिया में आपको जब भी डिस्प्यूट रहता है तो आप उसको मुकम्मल फायदा कोर्ट में उठा सकते हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में और है LRS देने से आपको आसानी से काम नहीं रहा तो ऐसी बड़ा दिक्कत होती है जरूर। जी बिल्कुल। तो चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो हाँ, बंद कर दी, साउंड बंद कर दी टीवी की। हेलो हाँ जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, सवाल हमारा ये नोट कर लीजिए कि हम लोगों ने, मैं ACL से रिटायर्ड आदमी हूँ जी,
10 साल हो गए। हमारे तमाम साथी जो पुराने रिटायर हो गए, हम लोग बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं। सहारा इंडिया पूरा देश जानता है। हम लोगों का पैसा रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्री वगैरह मिला हमने यहाँ दे दिया, तो कुछ पैसा हमने MIS यानी मंथली इनकम सेविंग का जो ब्याज मिलता है वो, और कुछ और योजनाएं हैं। अच्छा, आज 7 साल हो गए हम लोगों को, लेकिन हमको ये पैसा मंथली ब्याज पे नहीं, 3-3, 4-4 महीने रुक के मिल रहा है जी। तो अब हम रोटी कहाँ से खाएं? इस पर वो एम्बार्गो नामक एक्ट बताते हैं जी। आज तक क्लेरिफाई नहीं कर पाए, ना गवर्नमेंट बॉडी कर पाई, ना ये बार बार इनके अधिकारी भी नहीं कर पाए कि अगर एक आदमी जो अपराधी होता वो भी जेल में चला जाता तो उसको रोटी देती है गवर्नमेंट, लेकिन हमारे रोटी के पैसे 46 साल की कमाई के जो हमारे यहाँ जमा इस स्कीम में MIS मंथली इंटरेस्ट सेविंग स्कीम हर महीने मिलता था, लेकिन जरा 2016 से ये 3-4 महीने किया है। और अपना नाम बताएंगे? जी, कानपुर रमा देवी चौराहे के पास से मैं हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकील साहब, ये जो साहब हैं MIS के ताल्लुक से जानना चाहते हैं, और जिस तरह से एक एक्ट के बारे में ये जानना चाह रहे थे कि इनकी जो मुश्किल है उसके लिए कुछ बताइए। तो क्वेश्चन क्या पूछे हैं प्लीज थोड़ा, क्योंकि हमें दिक्कत हुई जी। इन्होंने पूछा था कि इन्होंने MIS स्कीम है जो सेविंग की है, इसमें अपना जो रिटायरमेंट के बाद जो इनको पैसा मिला इन्होंने उस पर इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अब वहाँ से इन्हें बराबर जो है पैसा वापस नहीं मिलता है। तो इसके लिए अब ये क्या कुछ कानूनी मदद ले सकते हैं? ये तो मदद जरूर ले सकते हैं। ये तो चीटिंग की बात हो गई। अगर कोई आदमी सेविंग्स ले ले और उसके सेविंग्स बराबर नहीं दिए, इमीडिएटली पुलिस में जाके फोटो भी हो जाएगा, क्योंकि एक माहदे के तहत उन्होंने पैसे जमा कर दिए, जमा के हिसाब से उन पैसे देना चाहिए। तो चीटिंग हो गया। और अदरवाइज उनके पास दस्तावेज ठीक है, रिकवरी ऑफ मनी सूट दाखिल करके कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर जो बैंक इंटरेस्ट के साथ हम पैसे भी वापस पूछ सकते हैं। और जरूर ये तो 100% एक क्रिमिनल केस भी यहाँ पे तो पुलिस में जाके उन्होंने चीटिंग का केस दर्ज कर, क्योंकि इंगेजमेंट की निशा है जी। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए सर और सवाल पूछिए। मेरा नाम अंगद कुमार हुआ मैडम जी। मेरा VC नंबर ये है 025। जी, आप अपना सवाल करिए, वकील साहब सुन रहे हैं। सवाल ये है कि कल तक चैनल मेरा पूरा चल रहा था, आज चैनल चल ही नहीं रहा है, जैसे हम देख रहे थे जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो 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 जी। हाँ, ये वकील साहब सवालों के जवाब दे रहे हैं। ये जो नए वकील साहब बैठे हैं जी, इनकी आवाज साफ नहीं आती, कुछ आवाज से कुछ करो ना साहब। जी ठीक है बिल्कुल क्लियर। जी बिल्कुल, आपकी बात जो है वो हमारे टेक्निकल पर्सन तक पहुंच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। तो वकील साहब, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर सबसे अहम बात जो सामने आ रही है वो ये कि या तो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट आते हैं या फिर ज़मीन के झगड़े आते हैं। तो ये झगड़े इतने ज़्यादा ना बढ़ें, इसके लिए क्या कुछ कोशिशें इंसान को शुरू से करना चाहिए? मतलब क्या कुछ दस्तावेज़ात का उसको ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कानून मौजूद है लेकिन कानून की वो मदद नहीं ले पाते। क्या कुछ आपका मशवरा? इसके अंदर दस्तावेज अच्छे से बनाए। दस्तावेज पहले दस्तावेज की जांच करें। प्रॉपर्टी के दस्तावेज जो सामने वाला अगला जो बेचना चाह रहा है उसका दस्तावेज ठीक है, और प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट है, कोई ऐसे झगड़े रहते, 4 भाइयों के नाम पर प्रॉपर्टी रहती, मतरूका प्रॉपर्टी रहती, अब एक भाई बेच देता तो उसका भाई के नाम पे पेपर रहता है, चलो भाई ये पेपर भाई के नाम पे, और 4 भाई बाद में आते नहीं बाबा की प्रॉपर्टी मतरूका है, हमारे भाई गलती से उन्होंने पे बनाए हैं डॉक्यूमेंट, इसलिए थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। परचेजर बी अवेयर का कानून बताए,
तो जो खरीदने वाला होशियार, तो खरीदने वाला ऑलवेज कभी भी चार तरफ बना रहे और देखें, और जितना हो सके जो लॉयर को जो लीगली जानते हैं उनके पास अप्रोच में तो पेपर देख के और जमीन और प्रॉपर्टी पूरी तरह से करके और करा रहे। पर अनकेस अगर होने पर भी झगड़ा हो रहा तो थोड़े झगड़े हो रहे, पूरे जान पीछ करने के बाद में ही कोई लीगल इश्यूज रेज हो रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्लेम करती है, गवर्नमेंट बहुत सारे जमीनों में गवर्नमेंट का क्लेम रहता, लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट बताते। चलिए वकील साहब, इस मामले पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, मैं मोहम्मद शमीम बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। जी जी, बताइए। मेरा सवाल यह है कि मैं एक जमीन लेना चाहता हूँ जी। उसका सौदा हो गया है जी। तो जिस आदमी से मैं ले रहा हूँ उसका अभी नाम दाखिल खारिज में नहीं आया है जी। और खसरा खतौनी में नाम नहीं आया है, तो क्या मैं बगैर उसके ले सकता हूँ? जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो। अरे बात किए सॉल्व समस्या नहीं हुआ क्या? बात किए कि मेरा चैनल नहीं चल रहा है, बहुत सारा चैनल अभी नहीं चल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, लगता है कि दोबारा ये कॉल जो है वो लग गई है। और चलिए हम वकील साहब से बात करेंगे। वकील साहब, ज़मीन लेना चाहते हैं एक साहब, इलाहाबाद में है यूपी में, तो उसके लिए क्या कुछ उन्हें ख़ास बातों का ध्यान रखना चाहिए? जमीन, अगर कोई जमीन लेना चाह रहे हैं तो पहली बार जो जमीन के मालिक जो लेना चाह रहे हैं उनके पास उनके डॉक्यूमेंट, उनके टोटल कंप्लीट डॉक्यूमेंट, लिंक डॉक्यूमेंट, इसका जो सिलसिला होता है डॉक्यूमेंट का, कभी 1947 से शुरू होता है, कभी 1960 से जब भी शुरू होता है, जब भी वहाँ ओरिजिनल ओनर की जो दस्तावेज होते हैं वहां से दे। उसके अंदर जो डिवीजन होते हैं, अब एक साहब के पास 10 एकड़ जमीन है या 2 एकड़ जमीन है, होते होते वो एक आधी एकड़ में बदल गई, तो कितने लोगों में डिवाइड होते हो, कैसे हालत में डिवाइड हो गए, कितना बेच दिए हैं, कितना नहीं बेचे हैं, तो उस हालत में उसके पेपर्स कैसा डिवाइड हुए हैं, इसके अंदर सब डिविजन के लिए चेक करना चाहिए। अगर हाउस नंबर में डिवीजन हो रहा तो हाउस नंबर बराबर। वकील साहब यहाँ पर एक और बहुत अहम सवाल उठ रहा है कि जिससे जमीन ली जा रही है उसके बारे में भी पूरी जानकारी होना चाहिए, उसके बारे में भी कम से कम कानूनी तौर पे पेपर होना चाहिए। यस, कोई भी खरीद रहे हैं तो उनके लिए तो कोई खरीदने वाले के लिए तो कोई ये नहीं है, खरीदने वाले लोग दूर के होते हैं तो अपना जो बेचने वालों के डॉक्यूमेंट्स सही है नहीं चेक कराएं, लॉयर के पास जाएं, जाके और चेक करा लेते हैं तो बेहतर रहता है। और एक बार फिजिकली भी जाके माप लेते हैं जमीन की तो अच्छी बात है। जमीन एक्सटेंट के ऊपर भी बहुत डिस्प्यूट होते हैं, कभी कोई बोलते हैं 500 गज जमीन बेच दिए, वहाँ पे अगर फिजिकली जा रहे हैं तो 400 में भी रहता, उसके बाद भी झगड़े शुरू होते हैं। तो लिहाजा हर आदमी जो खरीदने वाला बराबर से डॉक्यूमेंट चेक करें और फिजिकल लैंड और घर जो भी है स्ट्रक्चर देखें, और रजिस्ट्रेशन के पास भी जी, तो तमाम तर बातों का खास ख्याल रखें। चलिए बात करेंगे, कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो प्रोग्राम चल रहा। हेलो हेलो जी, आप अपना सवाल करिए, वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ, ये जो वकील साहब सवाल के जवाब दे रहे हैं, सवालों के आवाज क्लियर नहीं आ रही है, उनका आवाज साफ नहीं आ रही है, उनकी आवाज सही कीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। जी आपको कोई सवाल अगर करना है तो वो आप कर सकते हैं। जो बात कह रहा है वो तो सुन लो। जी बिल्कुल। पहले इससे पहले जो वकील साहब जवाब देते थे, वो पहले वाले वकील साहब बिल्कुल साफ जवाब देते थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने जो जिस जानिब तवज्जो दिलाई है उस पर भी हम ध्यान देंगे। तो नाज़रीन, लगातार आपकी कॉल्स जो है वो हमें मिल रही है, नंबर जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, और कानून से मुताल्लिक़ आपको क्या कुछ जानना है वो आप
यहाँ पर पूछ सकते हैं। वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। तो वकील साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टी की और ज़मीन के ताल्लुक से हम बात कर रहे थे, तो आपने बताया था कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ खास रूल्स हैं, उनका भी खास ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पर ज़मीन या मकान लेते वक्त। क्योंकि हर चीज का कानून बना हुआ है, हर मुख्तलिफ जगहों का कानून, जैसा अब बॉम्बे का महाराष्ट्र एक्ट है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, जो यूपी का है, जो भी दिल्ली, जो भी अपने अपने जगह भी लोकल लॉज भी है मुख्तलिफ, उसको भी फॉलो करना चाहिए। जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वहाँ पे मुख्तलिफ कानून रहता है, जो पेमेंट्स है, कलेक्शन है और एग्रीकल्चर लैंड है, उसके भी सेपरेट कानून है। हर जगह से कानून अलग अलग, क्योंकि जो ओवरऑल हिंदुस्तान के अंदर जो मेजर कानून एक रहता है, बाकी मुख्तलिफ एक्ट रहते हैं, जैसा पानी का एक्ट है, जो जमीन के बंटवारे, तेलंगाना प्रोटेक्टेड टेनेंट्स एक्ट है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट है, तो पूरी चीजें मुख्तलिफ कानून लोकल लॉज रहते हैं, वो भी चेक करते हैं। तो बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि कभी कोई जमीन खरीदते हैं, घर बना हुआ रहता है, वो तालाब के आसपास में रहता है, तो लोग खरीद लेते हैं, चलो फिर घर बना हुआ है। थोड़ी देर के बाद गवर्नमेंट और तहसीलदार साहब, रेवेन्यू अथॉरिटी आते हैं, बोले क्लियर लैंड है, फुल टैंक तो लेवल के नजदीक, तालाब के नजदीक है, यहाँ पे घर नहीं बन सकते, वो एनक्रोच करके बना दिया, आपका घर भी बनाना है। ये हालात बहुत सारे संगीन हालात होते हैं। लोग घर खरीदते हैं तो ये सब पूरा चेक नहीं करते, क्योंकि बोलते हैं चलो घर चल रहा, म्यूनसिपल टैक्स बंद कर रहे हैं लोग, और जो भी क्या करंट है उसको ये पूरी चीजें रह रहे, तो लोग एक अज्यूम करते हैं कि हर चीज एक तरफ और ऐसी चीजें ऐसी है, नाले के बाजू है, नाले के थोड़ी फीट पे गवर्नमेंट की लैंड होती है, गवर्नमेंट बोलती है तो नाला है तो आप हटा दो, तो कॉम्पनसेशन पूछने जाएंगे अपन तो कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा आपने, क्योंकि ये गवर्नमेंट लैंड पे के तहत बनाया गया है। तो ये भी ख्याल करके जमीन जब खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, ये कोई तालाब के आसपास में नहीं है, नाले के आसपास में नहीं है, जो भी और जो सेवरेज दूर के जो थोड़े जमीना रहते हैं, मुख्तलिफ अपने अपने जगह थोड़े थोड़े कानून है, वो कानून का भी जो खरीदने वाले चेक करें और लें, तो आराम से अपनी डिस्प्यूट और कोर्ट कचहरी के झगड़े अवॉइड करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी कारामद मालूमात जो है वो आप दे रहे हैं, और यकीनन लोग इन तमाम चीज़ों का खास ख्याल भी रखेंगे। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अगली कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी आप अपना नाम बताइए और सवाल करिए, वकील साहब मौजूद हैं। जी मैं हाजी रशीद बोल रहा हूँ इधर कश्मीर से। जी 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 आप अपना सवाल करिए। सवाल मेरा ये मैडम के ये जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी होती है ना, जी जी, जिसे लैंड ज्वाइंट प्रॉपर्टी होती है, अगर इसमें कोई 8 शेयर होल्डर हैं जी, तो उसमें से इन 6 एब्सेंट यानी 6 आदमी घर से बाहर या नौकरी पर होते हैं, तो 2 आदमी उस प्रॉपर्टी को दूसरे को बेच डालते हैं। जब उनकी वो होती है पार्टीशन होती है फिर दोबारा, तो क्या जो बेची हुई जमीन है ना, क्या वो सबकी कटेगी या उन्हीं 2 आदमी की कट सकती है? जी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप कॉल करने के लिए। बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो, तो नाज़रीन लगातार हम बात कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद हैं। वकील साहब, अभी हमें कश्मीर से ये सवाल आया था कि अगर एक जॉइंट लैंड है और उसमें 8 हिस्सेदार हैं, उसमें से 2 लोगों ने अपने हिस्से की ज़मीन बेच दी है, अब अगर आगे उसमें कुछ भी प्रोसीजर रहता है तो क्या इन दोनों को कोई हक है या फिर नहीं? क्योंकि ये जो जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, अगर जॉइंट में खरीदते हैं तो ये इसकी जो बाउंड्रीज का फिक्सेशन नहीं होता है। एक टोटल यूनिट के तहत खरीदते हैं, तो उसके अंदर उतना उनका इक्विटी जो हिस्सा रहता है, इक्विटी का हिस्सा मतलब उसका बगैर बाउंड्री फिक्स किया हुआ एक हिस्सा है, हिस्सेदार है, तो हिस्सा उनको बेचते हैं, दूसरों को बेचते हैं। तो दूसरे अगर उनके प्रॉपर डायमेंशन
क्योंकि अभी एक एकड़ जमीन, 1 बीघा जमीन है, उसके अंदर रस्सों का प्रॉब्लम होगा जी। और उसके अंदर वुडलैंड और बैंडलैंड का झगड़ा आएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन तहत रोड के तहत हुए हैं, पार्टीशन खुद दाखिल करें, दाखिल करके उनके जो भी जमीन में वुडलैंड और बैडलैंड, जो खतरेली जमीन है, कोई पानी वाली जमीन है नहीं है, तो उसका डिवीजन सही से कर लेना। अगर नहीं करा सकते हैं तो बैठ के बात करके, मशवरा करके अपने अपने मुख्तलिफ जगहों से ओरल पार्टीशन भी कर सकते हैं और उसका डॉक्यूमेंट करके जॉइंट से उसको पूरी करके डिवीजन करके वो डॉक्यूमेंट कॉम्प्रेहेंसिव डॉक्यूमेंट बनाए तो आगे चल के डिस्प्यूट से अपन बच सकते। जी बिल्कुल। और नाज़रीन, वकील साहब प्रोग्राम का सिलसिला जो है यूं ही जारी रहेगा, आप हमें सवाल कर सकते हैं। वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और जो नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उन पर हमें कॉल कर सकते हैं। जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो आप बंद कर दीजिए और सवाल अपना बहुत मुख्तसर और बहुत क्लियर करिए ताकि आपकी बात जो है वो जल्द से जल्द वकील साहब तक पहुंच सके। और हमारा ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर इसलिए है ताकि अगर कोई आपकी कानूनी उलझन है या किसी मामले में आप राय मशवरा लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जो वकील साहब मौजूद रहते हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं, आपको मशवरा दे सकते हैं। बाकी आप आगे उस सिलसिले में जो है वो कुछ भी पेशरफ्त कर सकते हैं। तो वकील साहब से लगातार हम बात कर रहे हैं और आज जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं, चाहे वो LRS के बारे में हो या जॉइंट प्रॉपर्टी के बारे में हो, इन तमाम चीज़ों के कागजात रखना कितना ज़रूरी है ये वकील साहब जो हैं वो हमें बहुत तफसील से बता रहे हैं। ख़ास तौर पर उनका ये कहना है कि जब भी किसी भी जायदाद के लिए जाएं, ज़मीन की बात करें, लैंड की या मकान की बात करें, प्लॉट की बात करें, तो जो पेपर वर्क है वो आप अपना पूरी तरह से मजबूत रखें। तमामतर जो चाहे वो गवर्नमेंट के रूल हों या फिर आपको अपनी तरफ से क्या कुछ कानूनी तैयारियां करनी है वो आपके पास बहुत मजबूत होना चाहिए। इससे आगे आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ वकील साहब एक बार फिर से जुड़ गए हैं। वकील साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो मसले देखने में आ रहे हैं वो जो पुरानी जो जायदाद है उसके ताल्लुक से देखने में आते हैं, तो क्या ये सही नहीं होगा कि अगर वक्त रहते इस जानिब तवज्जो दी जाए और अपनी मौजूदगी में ही इंसान अगर इस सिलसिले में तवज्जो दे दे तो शायद आगे परेशानियां नहीं आएंगी? कानून क्या कहता है? कानून यही, जो जॉइंट फैमिली और हुकुम की जायदाद जो होती है वो जायदाद में बंटवारे अगर सही नहीं करते हैं, कोई कागज अगर जो अपने बड़े लोग जो जायदाद छोड़ के जाते हैं उन लोग कोई कागज, बिल और गिफ्ट जो भी चीज है, कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपरली नहीं बनाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो जहाँ पे भी अब बाहर कंट्रीज में अगर कंट्रीज में जाकर देखते हैं तो बहुत सारे लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन, अपनी प्रॉपर्टी की बंटवारे के लिए कुछ डॉक्यूमेंट छोड़ दिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अभी हमारा कुछ होने वाला नहीं है, इतना जल्दी क्यों पेपर बना। तो ये जरूरी महसूस आज के जमाने में फोटो में हम लोग भी देख रहे हैं, जो जरूरी है कि बड़े लोग जितने भी होते हैं प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो हिस्सा होता है पेपर बनाए पे तो आने वाले नस्लें ने अपने वो जो बड़े जो बताए हैं उनके हिसाब से बंटवारा कर दे सकते हैं। तो वो नहीं बताने की वजह से बहुत सारे लोग लड़कियों का हिस्सा भी ले रहे हैं। उनके भाई बोल रहे हैं नहीं हमारे बहन के लिए हम लोग शादी में खर्चा करती है, लिहाजा हमको नहीं देना चाहिए। तो इनके बाद बहन मेरा हक है, जो इस्लाम में शरीयत हक है, मेरा हक का मुझे नहीं मिला तो मैं कोर्ट में आ रहे हैं। लिहाजा ये पूरे चीजों का एक अच्छे डॉक्यूमेंट बनाते हैं, प्रॉपर्टी, फैमिली सेटलमेंट डीड और रिलिंक्विशमेंट डीड और गिफ्ट डीड, सारे कोई भी डॉक्यूमेंट बना के फैमिली के बारे में लिख के रखते हैं तो आने वाले नस्लों के पे मुश्किलें कम होते हैं, हो सकते हैं। इसलिए हर आदमी का अपना अपना हक जो शरीयत का है उसके हिसाब से बंटवारा करना चाहिए और बच्चों को जो हिस्सा मिल रहा है उसको दे देना चाहिए। जो मर्द बच्चे का जो हिस्सा है वो हिस्सा बंटवारा करना चाहिए। ऐसा नहीं करने के एंसेस्टर प्रॉपर्टी, जो लोगों की प्रॉपर्टी से बहुत सारे मसले आ रहे हैं कोर्ट में, बहुत सारा लंबा वक्त लग रहा है। कोर्ट ऐसी चीज है तो हिंदुस्तान के कोर्ट के अंदर बहुत लंबा लिटिगेशन चलने के स्कोप से कानून में स्कोप रखा गया है कि लंबा चले,
तो शायद वो आगे चल के कुछ के लिए सुझाव आएगा, अमेंडमेंट आएगा तो बेहतर। जी वकील साहब, तो आपने काफ़ी मुफीद जानकारी हमारे तमाम नाज़रीन तक पहुंचाई है और अब हमारा प्रोग्राम जो है वो यहीं इख्तिताम पजीर होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आज की इस पेशकश पे फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।